Hello friend, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर के जरिए जानेंगे कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस समय हम लोग NCERT क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसी कड़ी में आइए हम जानते हैं कि विश्व भर के उत्पादन को, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वह एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, कैसे उनको जोड़ा जाता है, जोड़ने का प्रोसीजर क्या है। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानेंगे, सीखेंगे। सामान्यतया बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो। जैसा कि हमने आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या करती हैं, यानी कि एक ही जगह नहीं, वो अन्य देशों में भी अपने अपने ब्रांच स्थापित करती हैं और कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे देश से बनवाएगी तो असेंबल कहीं और करवाएगी, सर्विस किसी और देश से प्रोवाइड करेगी, और ये सब चीज़ वहीं से करती है जहां देखती है मार्केट की अधिकता अधिक होती है, मार्केट उपलब्धता अधिक होती है और वहां से उसको बेनिफिट मिलने वाला अधिक रहता है। तो ये सब स्थापित करते समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माइंड में रखती हैं जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, यानी पैसा कम खर्च करना पड़े और उनको स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोग दोनों मिल जाएं वहाँ, जिससे कि उनका काम होता रहे। अब स्किल्ड में क्या है कि पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, नॉन स्किल्ड में क्या है कि जो काम करने वाले रहेंगे मजदूर टाइप के, वो मिल जाएंगे और उनको पैसा भी कम देना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पर ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी इकाई को, अपनी ब्रांच को सेटल करती हैं, स्टेबल करती हैं, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। अब पता चले कि जिस वस्तु से हमको उत्पादन करना है वह जहां कंपनियों ने इकाई स्थापित किया वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, तो कंपनी अपनी इकाई वहां क्यों लगाएगी। इसलिए ये भी ध्यान में रखा जाता है कि वहां कच्चे माल की उपलब्धता आसानी से हो जाए, इसलिए कि प्रोडक्ट का निर्माण होता रहे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी इकाई लगाते समय किस किस बात का ध्यान रखती हैं। पहला कि बाजार की निकटता अधिक हो, दूसरा कि कुशल और अकुशल वहाँ के जो लोग मिलें वो कम लागत पे मिलने वाले हों, तीसरी बात यह है कि उत्पादन में जितने भी सामग्रियाँ होती हैं, जितने भी कारक होते हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो कि आसानी से वहाँ वो उपलब्ध हो जाएगा। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए ही कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी इकाई को स्थापित करती है। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो उनके हितों का देखभाल करती हैं। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। कोई भी कंपनी हो, उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की जाती हैं तो उसको पालन करना ही पड़ता है। तो सरकारी नीतियों का भी, सरकारी नियमों का भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां पालन करती हैं। उस नियमों को, उन नीतियों को भी माइंड में रखते हुए ही अपने वर्क को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं। सरकारी नीति की विशेषता, यानी सरकारी नीति के और डिटेल इसी अध्याय के हम लास्ट में अध्ययन करेंगे। इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालयों और कारखानों की स्थापना करती हैं। जो बातें हमने ऊपर बताई, जब इन सभी बातों को स्टडी कर लेती है कोई भी कंपनी और इन सभी बातों में वो 100% श्योर हो जाती है, तो वह फिर अपनी ऑफिस और अपने इंडस्ट्री लॉन्च कर देती है, वहाँ वो स्थापित करना शुरू कर देती है। अब कोई भी ऑफिस बनाना है या इंडस्ट्री बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि
भूमि कहाँ है, भूमि की उपलब्धता है कि नहीं है, और भूमि है तो कितने पैसे में मिल रही है, भूमि कैसी है, ये सारी बातें माइंड में रखना पड़ता है। परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। निवेश हिंदी है शब्द, यानी कि अर्थशास्त्र में निवेश, और इसी निवेश को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो जो भी पैसा लगाते हैं, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी उद्योगपति जो भी पैसा लगाता है किसमें, भवन में, यानी कि भूमि, सबसे पहले तो लैंड खरीदी जाएगी, लैंड पर ही बिल्डिंग का निर्माण होगा, यानी कि इंडस्ट्री का। ठीक है। और इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको मशीन लाना पड़ेगा। ठीक है। और मशीन के साथ साथ ही अन्य उपकरण भी लाने पड़ेंगे जो भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो निवेश किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और हमारी ही कंपनी को कोई बाहरी कंपनी आकर के पैसा हमारी कंपनी में लगाए, हमारी कंपनी के उपकरण को या हमारे प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चर प्रोसेस में हेल्प करने के लिए जो भी कंपनियां आकर के अपने पैसे लगाती हैं, तो वह क्या कहलाएगा, विदेशी निवेश। यहाँ ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप विदेशी निवेश किसे कहते हैं नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो भी निवेश किया जाता है उसे विदेशी निवेश कहते हैं। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेंगी। उम्मीद, जैसा कि कहा जाता है कि उम्मीद पे ही तो पूरी दुनिया टिकी है। तो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो अंतर्देशीय मार्केट हो, चाहे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हों, अगर ये कोई भी चीज़ इन्वेस्ट करती हैं, चाहे वो पैसा हो या अपना कोई भी कारखाना ही डालती हैं, तो इन फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा, हमको लाभ मिलेगा, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ ही निवेश करती हैं। अब मिले या ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन कोशिश तो की ही जाती है। कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं, यानी कि जिसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपने देश में जो कंपनी है और कोई विदेश की कंपनी है, दोनों एक साथ मिलकर के ही किसी भी प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा, जॉइंट वेंचर कहते हैं, संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को दोहरा लाभ होता है। अब संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियां जो होती हैं उनको दोहरा लाभ होता है। कैसे, आइए जानते हैं। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया है स्थानीय कंपनी के द्वारा और उसके पास उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी रहेगी उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगी उसमें, और उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इसके बदले में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारी बातें एक रिटन एग्रीमेंट में होती हैं। जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती हैं, क्योंकि जो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी होती है, फॉरेन में न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी बहुत अधिक एक्टिव है, तो अपने यहाँ उतना है नहीं। तो मान लीजिए अपने यहाँ की कोई स्थानीय कंपनी है और वो अपने उत्पादन को और आगे बढ़ाना चाहती है, तो जो विदेशी इन्वेस्टर रहेंगे, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा, वह एक एडवाइस देगी कि हमारे पास न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट हैं, अगर आप इसे यूज करेंगे, अपने इंडस्ट्री में लगाएंगे, तो फिर इससे क्या होगा कि जो उत्पादन हम 4 घंटे में कर रहे हैं उस उत्पादन को हम 2 घंटे में, 1.5 घंटे में कर सकते हैं। तो वह इसके लिए भी सजेस्ट कर सकती है। एक फिगर में दिखा हुआ है, हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित करेंगे, यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है। एक बिजनेसमैन ये कह रहा है कि जो मेरा ये कारखाना है ना, इसको हम किसी और देश में स्थानांतरित करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ अधिक मजदूरी है, ठीक है ना, और जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाज़ार की बहुत दूरी भी है,
इसलिए हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम कहाँ जाएंगे? किसी अन्य देश में इसी कंपनी को, इसी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को हम शिफ्ट कर देंगे। स्वाभाविक बात है, जब अगले को फायदा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो तो शिफ्ट करेगा ही। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम सस्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने परक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनी को खरीद लिया है। यानी कि अमेरिकी एक कंपनी है, कारगिल फूड्स के नाम से है, और उसने परक फूड्स, भारत की एक छोटी कंपनी है, इसको खरीद लिया है। परक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार किया था। जो परक फूड्स नाम की कंपनी थी इंडिया में, इसने मार्केट में अपनी वैल्यू, अपना प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से कर लिया था और उसके ब्रांड काफ़ी प्रसिद्ध भी थे। परक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है। यानी परक तो पहले थी ही, अब परक को ही कारगिल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका की खरीद ली, और इसका मार्केट तो पहले से ही तैयार था, और वह आकर के इसमें इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो इससे दोनों को बेनिफिट हुआ। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। यह सच्चाई है कि कई ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनका जो टोटल इनकम है ना, वो किसी भी विकासशील देश की जो गवर्नमेंट है उसके जो टोटल बजट हैं, उस टोटल बजट से भी कहीं अधिक है। ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर विचार करें, डिस्कशन करें। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती हैं। विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आर्डर देती हैं। वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसे उद्योग हैं जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपने प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर के लिए छोटी छोटी कंपनियों को भी अवसर प्रदान करती हैं कि आप भी उत्पादन कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, और जब छोटी छोटी कंपनियां अपने उत्पादों को यानी उत्पादन को करती हैं, उत्पाद बनाती हैं, तो उनको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दिया जाता है, जिसके बदले उनको पैसा मिलता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, उनकी मार्केट पहले से ही मजबूत रहती है, इसलिए उनको सेल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और डिमांड बढ़ती ही जाती है, जिससे कि छोटी कंपनियों को ऑर्डर देते रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि संयुक्त उत्पादन हुआ कि नहीं, दोनों कंपनियों के द्वारा काम हो रहा है और दोनों को भी बेनिफिट मिल रहा है। इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता होती है। अब कोई भी कंपनी हो, वो इतना बड़ा अगर काम करेगी तो उसकी मैन पावर की जो स्ट्रेंथ है वो तो अधिक होगी ही ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार कर रही हैं और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यही करती हैं, किसी एक देश में नहीं,
कई देशों के साथ जो वहाँ की छोटी छोटी लोकल मार्केट की कंपनियाँ होती हैं और जिनका मार्केट में बहुत अधिक वैल्यू होता है, बहुत अधिक प्रचार प्रसार होता है, विपणन तंत्र बहुत मजबूत रहता है, उनसे वो कोलैबोरेट कर लेती हैं कि आप मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको ऑर्डर दूंगा, आप मेरे को बना के मैन्युफैक्चर करके दीजिएगा, बाकी सर्विस मैं प्रोवाइड कराऊंगी। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं। परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। अब जो सामान हमको कहीं दूर मार्केट में मिलता था वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परस्पर सहयोग से और स्थानीय कंपनियों की परस्पर निकटता से आज वह सामान नज़दीक मिल रहा है। आओ इन पर विचार करें। सो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाता है और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी स्थानीय कंपनी से कैसे कांटेक्ट करती है और वह उसको भी बिजनेस कैसे उपलब्ध कराती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ अपनी इकाई स्थापित करती हैं, इकाई स्थापित करते समय क्या क्या ध्यान रखती हैं, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी इकाई को स्थापित करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखती हैं और एक दूसरे देश से वो कैसे अपना संबंध बनाती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए नॉलेज, नए ज्ञान, नए जोश और नए उत्साह के साथ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप IAS पॉइंट से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको संपूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि यदि IAS पॉइंट के द्वारा अपलोड की गई समस्त क्लासें NCERT की जो भी अभी अपलोड की जा रही हैं, आप अगर उसे नियमित रूप से देखते रहेंगे, नियमित रूप से उसका अध्ययन करते रहेंगे, तो आपको UPSC क्लियर करने में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि IAS पॉइंट की पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए डेडिकेट है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।